हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मेल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ विशेष टॉपिक को पढ़ा था। पिछले रिसेंटली वीडियो में हमने देखा था कि क्या है दर्पण, क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। हमने यह भी बात किया था कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण भी हमने देखा था कि गोलीय दर्पण दो तरीके का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और हमने ये भी समझने का प्रयास किया था कि कब गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण होगा और कब अवतल दर्पण होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी और उसको समझने का प्रयास किया होगा। दोस्तों, हम यहाँ पे बिल्कुल साधारण तरीके से, यानी साधारण भाषा में हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे, केवल किताबी भाषा नहीं, क्योंकि किताब में लिखी चीजें आपके लिए इनफ नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि उसको जितनी आम भाषा में हो सके, जितनी आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड करके उसको पढ़ सकें, उतना हम कोशिश करेंगे कि साधारण भाषा में एकदम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसी चैप्टर में आज आगे हम पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो टर्म है। टर्म का मतलब क्या है कि गोलीय दर्पण जो भी है उसमें किस चीज को कैसे डिफाइन किया गया है या कैसे उसको परिभाषित किया गया है, उस चीज को आज हम समझने वाले हैं। तो आइए पहले उसको समझते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य पद। तो जैसा कि दोस्तों हमने जाना था कि गोलीय दर्पण दो तरीके का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसमें देखा था कि एक था अवतल दर्पण और एक था उत्तल दर्पण। और इसके टर्म से, यानी इसके नाम से भी हमने इसको समझने का प्रयास किया था कि जब दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, यानी दबा हुआ या अवतल यानी झुके हुए तल से इस साइड कलई की गई हो और ये वाला तल परावर्तक पृष्ठ हो और इससे प्रकाश का परावर्तन हो तो उससे अवतल दर्पण। और जब कलई दबे हुए साइड में की गई हो, जैसे इधर कलई की गई हो और ये उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप पिछली वीडियो में समझ गए होंगे। तो आइए अब हम इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसमें कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें ये टर्म कहाँ लाई करते हैं। ये टर्म इसलिए डिफाइन किए गए हैं क्योंकि हम जब इन दोनों दर्पण से इमेज बनाएंगे या इसके सामने वस्तु रखेंगे तो हमें उन इमेज को ड्रा करने में आसानी होगी। और कहीं ना कहीं साइंस भी क्या है, साइंस हमें क्या बताता है, किसी भी घटना का एक सिस्टमेटिक स्टडी कराता है। तो इन दर्पणों के बारे में एक सिस्टमेटिक अध्ययन को जानने के लिए हमें ये कुछ टर्म डिफाइन किए गए हैं जो हमें जानने जरूरी हैं। तो आइए हम एक एक टर्म को जानते हैं इसमें। और दोनों देखिए, हो सकता है कि आपके बुक में इस चीज को, इस टर्म को अलग अलग फिगर बना के समझाया हो, लेकिन हम यहाँ एक ही फिगर में समझने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए इसका पहला टर्म देखते हैं, पोल यानी ध्रुव क्या होता है। तो मैंने आपसे बताया था कि दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी गोले से काट के बनाया गया दर्पण होता है। तो मान लीजिए हमने ऐसे काटा, ये गोले का मेरा हिस्सा मिला, तो इसके मिडिल पॉइंट को, ये जो इतनी पूरी लंबाई है, इसकी बीच वाली लंबाई को ही क्या बोलेंगे। देखिए, ये मेरा दर्पण यहाँ से यहाँ है, ये है मेरा उत्तल दर्पण और ये है मेरा अवतल दर्पण। हमने इतना दूरी से लेके इस पे कलई किया है और परावर्तक पृष्ठ बनाया है। तो क्या है, इसके मिडिल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल। यहाँ मैं पी अक्षर से प्रदर्शित कर रहा हूं, आप भी इसको समझ जाइएगा कि ये क्या है, ध्रुव है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा पी, ठीक है, पोल। तो आप पोल को समझ गए होंगे, क्या होता है, दर्पण का मिडिल पॉइंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। अब देखिए दूसरा टर्म वक्रता केंद्र। नाम से भी कुछ स्पष्ट हो रहा होगा कि केंद्र, वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र उसको बोलते हैं जिस गोले से ये काट के बनाया गया है। यानी आप देख रहे हैं ये किसी गोले से काट के निकाला गया है, तो उस गोले का क्या होगा, एक सेंटर होगा। इसमें भी देख लीजिए क्या होगा, जिस गोले से काट के निकाला गया उसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। इसी सेंटर को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। डिफिनीशन आप बुक से लिख लीजिएगा, यहाँ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वक्रता केंद्र को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण अर्थात उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण जिस गोले का
भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब अगला देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या से भी आपको समझ में आ रहा है त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होगा, गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, यानी त्रिज्या क्या होगी, यही होता है, इसमें त्रिज्या ये होगा, ठीक है। हम दोनों में एक साथ समझ रहे हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए क्या है, ये त्रिज्या है, तो इसी को क्या कैसे डिनोट कर देंगे, हम यहाँ इस डिस्टेंस को शो करना है, यहां से यहां तक क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या है वक्रता त्रिज्या, इसको r से हम डिनोट करना है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अभिलंब, हमने जब पढ़ा था कि परावर्तन जहां कहीं से भी होगा, जिस तल से होगा उस तल पे हमें एक लंब की आवश्यकता होती है, तभी हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आपतन कोण कितने एंगल पे आ रहा है, मतलब आपतित किरण कितना एंगल बना रहा है और परावर्तित किरण कितना एंगल बना रहा है। तो अभिलंब की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो हम अभिलंब को भी समझते हैं कि समतल दर्पण में हमें अभिलंब खींचना आसान था कि हम क्या करते थे, समतल दर्पण है ऐसे हम लंब खींच देते थे, लेकिन इसमें हम लंब कैसे खींचेंगे, मान लीजिए प्रकाश इधर से आई टकरा गई इस पृष्ठ पे, कैसे लंब खींचेंगे। तो क्या है इसमें जो अभिलंब होता है वो हमेशा वक्रता केंद्र से जाती है। वक्रता केंद्र से आने का सेंस क्या है, मान लीजिए कोई प्रकाश ऐसे आया और टकरा के चला गया, तो इसमें अभिलंब खींचना होगा, तो हमेशा अभिलंब कहां से जाएगी, हमेशा हो जाएगी वक्रता केंद्र से, यही अभिलंब है। अगर वो प्रकाश की किरण यहाँ टकराती है तो यहाँ से अभिलंब खींचने के लिए हमेशा क्या करेंगे, सी से लेके जाएंगे उसको, जहां भी प्रकाश टकराएगी तो उसमें अभिलंब खींचना हो तो वो सी से जाएगा। इसमें भी क्या होगा, प्रकाश यहाँ टकराएगी, यहाँ से टकरा के चली गई तो यहाँ से हमको अभिलंब खींचने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या है ऐसे खींचेंगे और देखेंगे इधर ये रहा मेरा अभिलंब, यहाँ टकराएगी तो यहाँ से हम अभिलंब यहाँ खींच देंगे। तो क्या है, अभिलंब गोली दर्पण हमेशा कहां से होके जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है, ठीक है। तो अभिलंब भी आप समझ गए होंगे कि तल पे खींचा गया 90 डिग्री पे जो खींचा जाता है वही क्या होता है, अभिलंब होता है। अब देखते हैं अगला मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस देखिए क्या है, सी और पी यानी वक्रता केंद्र और पोल से जाती हुई रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए ये रहा, क्या है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसमें भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस चीज को हम और अच्छे तरीके से समझें तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हम किसी वस्तु को रख के उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, तो ये टर्म भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अगला टर्म, दर्पण का द्वारक यानी अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक से देखिए क्या है, जो टुकड़ा आप दर्पण से काट के निकालते हैं उसके अंदर कितना प्रकाश जा सकता है, यानी उसके सामने हम एक दरवाजा जूम करें तो आप खुद देखिए कि क्या है, अगर हम दर्पण का द्वारक क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, यही तो इसके दरवाजे के इतना कह सकते हैं कि हाँ इतना बड़ा दरवाजा इसमें लग सकता है, तो वही क्या होगा, द्वारक होगा। इसमें क्या होगा, यहां से लेके यहां तक दरवाजा होगा, ठीक है, जिसमें प्रकाश की किरणें इतना इससे ऊपर आएंगी तो बाहर चली जाएंगी, यानी इसके अंदर आएंगी तभी इस दरवाजे से इसके अंदर, तो इसी दरवाजे को कल्पना मात्र समझिए क्या है, दर्पण का द्वारक है। तो आइए अब अगला टर्म देखते हैं क्या है, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए हर एक दर्पण, हर एक गोली दर्पण उत्तल या अवतल दर्पण दोनों में क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, देखिए क्या है, इसको हम एक ही फिगर में देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे एक ही फिगर में इसको समझने में। तो देखिए क्या है, मुख्य फोकस कहाँ होगा, मुख्य फोकस अवतल या उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर, समांतर रेखा आप जानते होंगे किसे बोलते हैं, तो देखिए मैं इसके समांतर एक प्रकाश की किरण लेके आ रहा हूं, ठीक है, और ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, यहां टकराएगी और परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी। और आप इसको परावर्तन के नियम से भी समझ सकते हैं कि कैसे आई और कैसे टकरा के चली गई। तो अभिलंब आप जानते हैं कहां से जाती है, हमेशा
सी से। अब ये आप एंगल मेजर कर लीजिए, ये और ये, तो आपको दोनों एंगल क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। मैंने बताया था कि प्रकाश के परावर्तन का नियम हर जगह फॉलो होगा, जहां भी प्रकाश का परावर्तन होगा वहां फॉलो होगा, ठीक है। तो क्या है, मुख्य अक्ष के जितने भी किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो सब कहां से जाएंगे, मुख्य फोकस से जाएंगे। देखिए तो ये क्या होगा, एक मुख्य अक्ष पे ही एक बिंदु आपको मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एफ, इसको मुख्य फोकस बोलते हैं। देखिए वो प्रकाश के समांतर किरण कहीं से भी आ सकती है, ये भी तो इस मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये भी कहां से जाएगी, एक ही बिंदु से जाएगी। इधर से भी प्रकाश की किरण आ सकती है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर टकराने के बाद इसी पॉइंट से जाएगी। इसमें भी, इसमें आप जानते हैं कि मेरा क्या है, उभरा हुआ तल परावर्तक होता है, इधर हम लेके आते हैं, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, टकराने के बाद इसमें मुख्य अक्ष से जाती हुई प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण ही ऐसा होता है कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। मैंने बताया था कि आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए इसमें जाती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मुख्य फोकस क्या होगा, काल्पनिक होगा, क्योंकि वास्तव में जा नहीं रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसका मुख्य फोकस क्या है, काल्पनिक है। और इसमें वास्तव में जा रही है, तो अवतल दर्पण का क्या है, मुख्य फोकस वास्तविक है। तो ये इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बहुविकल्पी में, कि उत्तल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कैसा होता है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है। अब देखिए अगला टर्म, फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि फोकस तक की दूरी। तो यानी फोकस दूरी क्या होगी, हम हर दूरी का मेजरमेंट दर्पण से करते हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो देखिए दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी की बात हो रही है ना, तो मुख्य फोकस में एफ है, तो पी से ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाएगी, एफ कहलाएगी। यानी इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये होता है मेरा स्मॉल एफ। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रेजेंट करते हैं और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से। और देखिएगा ये जो एफ होता है ये वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यानी मुख्य फोकस हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में बनेगा। बीचों बीच में बनने का मतलब ये पूरा आर था मेरा, तो ये इसका आधा हो जाएगा ना फोकस दूरी। तो एफ हमेशा किसके बराबर होता है, आर बटे 2 के। यानी क्या है, फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या का आधा होता है दोनों दर्पण में। यहां भी क्या होगा, ये यहां से यहां तक एफ, और ये क्या होगा, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी के बराबर होता है। तो फोकस दूरी भी समझ गए होंगे। अब आज ये समझते हैं अगला टर्म, फोकस तल क्या होता है। तो फोकस तल, फोकस से गुजरने वाला तल क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये मेरा दर्पण है और यहाँ पे ये इसका आ रहा है ऐसे फोकस, मुख्य फोकस आ रहा है। तो मुख्य फोकस से जाने वाला तल, यानी इस फोकस पे हम एक तल ऐसे बना लें, ऐसे एक तल, तो इसी को क्या बोलेंगे, फोकस तल बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 9 टर्म दिए गए हैं इसको आप समझ गए होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है, ये 9 टर्म, इसको इन दर्पणों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने में मदद करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इन दर्पणों में प्रकाश की किरणें कैसे आती हैं और कौन कौन से प्रकाश की किरणों का उपयोग करके हम वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि दोनों दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अर्थात जब उसके सामने हम कोई वस्तु रखेंगे तो हमें दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कौन सी किरणें किस तरीके से जाएंगी और उनका परावर्तन होने के बाद हमारी आंखों तक आएंगी और उसका क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इसमें 3 नियम दिए गए हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। इन 3 नियमों का प्रयोग करके ही हम क्या बनाएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। देखिए अगर किसी वस्तु को किसी भी दर्पण के सामने रखा जाए, ठीक है, तो किरणें तो बहुत सारी जाएंगी ना हमारे। अगर हम ही किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो हमारे हर एक भाग से किरणें जाएंगी, दर्पण से टकराएंगी और हमारी आंखों तक आएंगी, ठीक है। तो वैसे ही उत्तल दर्पण में भी
उत्तर दर्पण का मतलब ऐसे, जिसका उठा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, और अवतल दर्पण। रफली बना रहा है तो क्या होगा, अगर ऐसे ही हम इसके सामने भी खड़े हों, ये उत्तर दर्पण और ये अवतल दर्पण, ऐसे ही जैसे हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते थे, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे खड़े हों तो क्या होगा, हम अगर हम प्रकाश में खड़े हैं तभी तो हमारा इसमें चेहरा दिखाई देगा। तो क्या है, प्रकाश में खड़े हों तो इसमें से प्रकाश की किरणें हमारे शरीर से हर एक भाग से जाएंगी और इससे टकरा के हमारी आंखों तक आएंगी, तभी तो हम अपना शरीर इसमें चेहरा देख पाते हैं। तो क्या उन्हीं नियमों को पढ़ने वाले हैं कि कौन सी किरणें किस तरीके से जाएंगी और वहां से टकरा के आएंगी। तो उन्हीं प्रकाश किरणों का जाना और आना 3 नियमों में हम पढ़ लेंगे, और इन्हीं 3 नियमों का प्रयोग करके हम वस्तु का इमेज बनाएंगे। अब आप कहेंगे या आपके दिमाग में आता होगा कि क्यों हम इन्हीं 3 नियमों का प्रयोग करें, तो इसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये 3 नियम क्या हैं और इनमें से किसका प्रयोग हम कब करके कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला नियम ये कहता है, देखिए अब तो इससे रिलेटेड सारे टर्म को समझ गए हैं, तो हमको अब क्या बनाना होगा, इसका P, और इसके बाद इसका मान लीजिए कोई गोले का है ये, तो इसका हो जाएगा मान लीजिए यहाँ पे C, इसका ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इसका C यहाँ पे हो जाएगा, ये किसी गोले से कटा है, इसका P ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, C और P से जाने वाली, अभी हमने पढ़ा कि C और P से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो अब देखिए मुख्य अक्ष पे ही हम वस्तु को रखते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन क्या है, साइंस हमेशा एक सिस्टमेटिक स्टडी करता है ताकि हम चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो एक सिस्टम तरीके से हम रखेंगे वस्तु को और उसका इमेज बनाएंगे। तो ठीक है, मान लीजिए इधर हम कहीं वस्तु रखते हैं, तो अब उससे प्रकाश की किरणें जाएंगी, टकरा के आएंगी, तभी तो वस्तु दिखाई देगी, इसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब वो कहाँ दिखाई देगा वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है, प्रकाश की किरण जाएगी, टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए उन 3 कौन कौन सी किरणों को हम लेके जाने वाले हैं और किस नियम का फॉलो करते हुए किस तरीके से टकराने के बाद वापस आती हैं, उसको हम देखते हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है ना आपका, ये उत्तर दर्पण में पहले देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, देखिए इस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, यहां टकरा रही है ना, टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाती है, मुख्य फोकस से, ये रहा आपका मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अब आप इस चीज को बिल्कुल सही तरीके से समझ गए होंगे कि कब जाती है और कब जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए अवतल दर्पण में तो वास्तव में टकरा के चली जाती है, ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में टकरा के चली गई और उसको पीछे बढ़ाते हैं तो वो जाती हुई प्रतीत होती है। अभी हमने देखा कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस काल्पनिक होता है और इसमें वास्तविक होता है। ठीक है, क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से जाती हैं किसमें, अवतल दर्पण में, और जाती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, ये नियम हम प्रयोग करेंगे, इसी नियम को प्रथम नियम बोलते हैं। यानी इमेज बताते टाइम अगर कोई वस्तु रखेंगे तो हम यहाँ से ऐसे समांतर किरणें लेके जाएंगे और ये चली जाएगी। अब देखिए दूसरा नियम ये कहता है इसी का उल्टा, इसी का उल्टा क्या होगा, इसी का उल्टा हम देखें दूसरे नियम में हम देखते हैं, ये हो गया इसका P, यहाँ पे इसका मान लेते हैं C, इसका हो गया P, यहाँ पे मान लेते हैं C, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये मेरा उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण।
अब देखिए दूसरा नियम कहता है इसी का उल्टा। अब क्या होगा कि दर्पण के मुख्य फोकस पर आती या आती हुई प्रतीत किरण, देखिएगा इसी किरण को ऐसे बनाते हैं, ये क्या हुआ, मुख्य फोकस पे आ रही है, ये आपका क्या है, ये किरण क्या है, मुख्य फोकस पर इसमें आती हुई प्रतीत होगी, इसमें वास्तव में आ रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, और ये भी क्या होगा, यहाँ टकराएगी तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। इसी का उल्टा नियम होता है, ठीक है। और इस नियम को हम पढ़ेंगे क्या, यहीं पे समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। यानी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की ये आपतित किरण हुई, ये परावर्तित किरण हुई, और ये आपका अभिलंब हुआ, ठीक है। तो अगर इसको उत्क्रमणीय कर दिया जाए, यानी उल्टा कर दिया जाए, इसी क्रम को क्या है, ये परावर्तित किरण है और ये आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित। अब इसी पे हम उल्टा लाते हैं, जो परावर्तित हो रही है अगर इसी पे हम आपतित किरण लेके आए तो वो क्या होगा, ऐसे परावर्तित होगी, इसी को उल्टा बोलते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे इधर से गई और टकराने के बाद उस रास्ते चली गई, अब उसको हम आपतित कर दें तो ये परावर्तित होगी। इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का उत्क्रमणीयता बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज भी समझ गया। तो यहाँ पे देखिए दो नियम है, प्रथम नियम द्वितीय नियम, दोनों नियम आपस में उल्टे हैं या उत्क्रमणीय हैं। अब आपका थर्ड नियम देखते हैं, थर्ड नियम में देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा P, यहाँ पे आपका C, और इससे जाती हुई रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, और ये आपका अवतल दर्पण P C, और इससे जाती हुई रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। और आप जानते हैं कि मुख्य फोकस इसके बीचों बीच में होता है, तो बना लीजिए। और P से F की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, जो इसके आधी होती है। थर्ड नियम कहता है कि क्या, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हुई या जाती हुई प्रतीत, ठीक है, दर्पण के ऐसे आएगी ना प्रकाश, देखिए ये क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है ना। अब यहाँ टकराई है तो हर बार तो जाएगी नहीं, आप जानते हैं कि परावर्तक पृष्ठ पे टकरा के वापस जाएगी, तो जाएगी कैसे, इसी मार्ग से वापस चली जाती है। इसमें भी क्या होगा, अगर कोई किरण मान लीजिए वक्रता केंद्र से आई और यहाँ टकराई, ये आ रही है ना, और टकराने के बाद किधर परावर्तन होगा, इधर उधर नहीं होगा, उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। तो इन्हीं तीन नियमों का प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो या वास्तव में आ रही हो, और परावर्तन के बाद क्या होगा, उसी मार्ग से चली जाएगी। इन्हीं तीन नियमों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, वो वस्तु जो इनके सामने रखी हुई होगी, ठीक है। तो ऐसे ही किरणें वहां से लेके आएंगे और उसका प्रतिबिंब हम देखेंगे कहाँ पे बन रहा है। अब मैं इसकी स्टार्टिंग में बात कर रहा था क्यों हम इन्हीं तीन नियमों का प्रयोग करें। देखिए ये जानना आपके लिए जरूरी है नहीं अगर सिलेबस की बात की जाए, लेकिन आप केवल उस सिलेबस को जान के क्या करेंगे, मुझे लगता है कि आप उस सिलेबस को रट लेंगे, एग्जाम में लिख देंगे तो शायद आपको नंबर मिल जाए, लेकिन भविष्य में आपको समझना जरूरी होगा। तो वो चीज आप अभी समझिए। देखिए हम कहें कि क्यों हम ये इन्हीं तीन नियमों का प्रयोग करके बनाएं। अगर हम परावर्तन के नियम को जानते हैं, देखिए नियम भी परावर्तन के नियम पे ही काम कर रहे हैं। देखिए मैं इस चीज को समझा दूं कि कैसे ये परावर्तन के नियम पे काम कर रहा है, तो आप इस चीज को प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हैं। आप एक क्या है 2D फिगर बनाइए, आप किसी वृत्त का ही है तो ये गोला, लेकिन मैं बस समझने के लिए प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप एक सर्किल बनाइए, उसको काट लीजिए और उसका मेजरमेंट करके P बना लीजिए। आप उसको पता होगा ना, एक सर्किल का कोई रेडियस भरेंगे तो उसका R भी आपको पता होगा। अब उससे P और C से मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए और रेखा के समांतर एक प्रकाश की किरण लेके आइए जो आपतित किरण होगी।
अब परावर्तित करने के लिए आप क्या करेंगे, परावर्तन के नियम का पालन करवाएंगे। तो परावर्तन के नियम का पालन कराने के लिए जहां आपतित होती है उस पर अभिलंब खींचना होता है। तो हमने बता दिया आपको सी से जाएगी, वो सी से जाएगी, ये आगे पीछे दोनों खींच लीजिए। अब देखिए आप जितने पे आपतित कराए हैं उतने पे क्या कर दीजिए, उतने ही डिग्री पे परावर्तित करा दीजिए। तो आप वास्तव में देखिएगा कि वो क्या है, इसी पॉइंट से जा रही है। तो ये क्या है, हमारे वैज्ञानिकों ने पहले ही सारी चीजों को सॉल्व कर लिया है। अब ये बताइए आप अब हर फिगर को या हर वस्तु को रख के परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश डालेंगे, फिर से अपना वो मेजरमेंट करेंगे, लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हर बारी हर प्रतिबिंब के लिए या हर वस्तु के इमेज बनाने के लिए आप क्या करेंगे, स्केल का, रूलर का, डिवाइडर का, कंपास का, इन सारी चीजों का प्रयोग करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो किरणें हैं ये ऐसी किरणें हैं जो बहुत आसान तरीके से खींची जा सकती हैं। इसमें भी परावर्तन का नियम फॉलो कराइए, इसमें भी देखिए ऐसे ही जाएगा, इसमें परावर्तन का नियम फॉलो कराइए। अब देखिए समतल दर्पण में समझने की कोशिश करिएगा। समतल दर्पण है, ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका अभिलंब है। अब मैं कहूं कि प्रकाश की किरण कितने डिग्री पे आई, अगर अभिलंब से ही कोई प्रकाश की किरण आएगी, ये तो ये बताइए, हमने बताया था ये जितना कोण बनता है उतना ही ये आई जितना बनेगा उतना ही आर होता है। तो ये बताइए ये 0 डिग्री पे ही आई है तो जाएगी कैसे, 0 डिग्री पे आई, इससे कोई कोण ही नहीं बना, 0 डिग्री पे ही चली आई तो लौट के टकराने के बाद यहाँ से परावर्तन के बाद इसी रास्ते चली जाएगी ना। तो यही नियम तो है, यहाँ पे सारा परावर्तन का नियम है। अब देखिए ये अभिलंब से ही आ रही है, आप जानते हैं कि आपके वक्रता केंद्र से ही अभिलंब खींचा जाता है। अब देखिए अभिलंब से आई 0 डिग्री ही तो हो रहा है, अगर ऐसे आती तब वो टकरा के जाती किसी एंगल। अब ये अभिलंब से ही आ रही है, 0 डिग्री पाई तो 0 डिग्री चली गई, बस उसी को नियम बना दिया गया है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें का परावर्तन क्या हमारे लिए आसान है। अब देखिए अब इन सभी प्रकाश की किरणों का प्रयोग हम आगे धीरे धीरे अब देखेंगे कि इनसे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वहां पे हम समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इन 3 नियमों को ही क्यों बनाया गया है, और इन 3 नियमों के अलावा भी अगर आप खुद प्रकाश का किरण जैसे मन करे वैसे डालिए और उस पर क्या करिए, परावर्तन का नियम फॉलो कराइए। अगर आप कहें कि नहीं हम मुख्य अक्ष के समांतर नहीं डालेंगे तो आप क्या करिए, आप मान लीजिए ये मेरा मुख्य अक्ष है, ये P और ये रहा मेरा C। आप कहिए कि हम इन तीनों नियमों से कोई नियम नहीं पालन करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ऐसे प्रकाश की किरण डालेंगे, ठीक है। तो आप अगर ऐसे प्रकाश की किरण डालेंगे तो अब आपको क्या होगा, डिफिकल्टीज होगा कि नहीं। अब आपको क्या, अब सोचेंगे कि परावर्तन कैसे कराएं, तो परावर्तन कराने के लिए क्या करेंगे, पहले आप अभिलंब खींचेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अभिलंब से कितना कोण बना रही है, आई आपतन कोण यह होगा। उसके बाद ये इसी कोण पे क्या करेंगे, नापेंगे इधर, और उधर से आपका परावर्तन कोण जाएगा आर, ठीक है। तो आप क्या होगा, ऐसे फिर से कहिए कि हम ये भी नहीं फॉलो करेंगे, हम ऐसे किरण लेके जाएंगे, तो आपको क्या होगा, हर बारी आपको परावर्तन के नियम को बनाने के या फॉलो करने के लिए आपको हर बारी मेजरमेंट करना पड़ेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से मेजरमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये किरण क्या है, देखिए ये भी परावर्तन के नियम को ही फॉलो कर रही है, लेकिन क्या है, आसानी से है कि हाँ हमको कहीं भी खींचना नहीं पड़ेगा। हम जान गए हैं कि क्या होगा, मुख्य अक्ष के जो समांतर आएगा वो मुख्य फोकस से जाएगा, या मुख्य फोकस पे आता हुआ प्रतीक जो होगा वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। वक्रता केंद्र पे जो जा रहा है वो वक्रता केंद्र से ही वापस चला जाएगा। तो समझ गया ना कि ये क्या है, ये भी परावर्तन के नियम पे ही फॉलो कर रहे हैं और करेंगे, निश्चित है। जहां प्रकाश का परावर्तन होगा वहां नियमों का पालन होगा। तो ये किरण क्या हमारे लिए आसान है, और जो किरण हम इधर उधर से खींचेंगे उनके लिए हमें बार बार मेजरमेंट करना होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं प्रकाश की किरणों का प्रयोग करके आगे हम इमेज बनाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इन सारे टॉपिक्स को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आप हर एक चीज को समझ पाएंगे। मैं बिल्कुल आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये समझना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है।
आज नहीं तो कल आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में रह के कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो पे कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।